सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे भर्तियों, जीके की डिस्कशन क्लास में पिछली दो शिफ्टों का यानी पिछले दो पेपर्स यानी बात करें तो 23 अगस्त शिफ्ट 1 और 23 अगस्त शिफ्ट 2, इन दोनों पेपर्स का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है आपके अपने संस्थान, आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया द्वारा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो आज हम लेकर के आए आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60-244 री एग्ज़ाम 2024 में जीके का जो डिस्कशन है वो लेकर के आए हैं 24 अगस्त शिफ्ट 1 का। ठीक है, 24 अगस्त शिफ्ट 1 का आज डिस्कशन करते हैं हम लोग। और प्यारे अभ्यर्थियों, जिसने 24 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर दिया है ऐसे अभ्यर्थी इस क्लास को एक बार ज़रूर देखें। और वो अभ्यर्थी प्यारे अभ्यर्थियों जिनकी परीक्षाएं 30 अगस्त और 31 अगस्त को होनी है, ऐसे अभ्यर्थी भी प्यारे अभ्यर्थियों, ऐसे अभ्यर्थी भी आप सब हमारी क्लास को देख सकते हो। कम से कम आइडिया मिल जाता है कि प्रश्न पूछने का जो एक तरीका है या क्वेश्चंस का जो एक मतलब जो दायरा है वो कहाँ से है और कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। लाइक करिएगा और लाइक करने के साथ साथ प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। प्यारे अभ्यर्थी, और आज का पहला प्रश्न है कि डैश ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। और फिर से वही बात अगर कहें रिपीट करें तो जो नहीं आता हमें तो हमने मान लिया कि वो हार्ड है। हार्ड नहीं है, वो हमारे थोड़ा सा पहुंच से बाहर है क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों बात करें कि ऐसा कौन सा ट्रोजन वायरस है जो कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर है इसका सनबर्स्ट। इसका सही उत्तर होता है प्यारे अभ्यर्थियों सनबर्स्ट। सनबर्स्ट जो ट्रोजन वायरस है वो कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म्स पे क्या किया गया था, डाला गया था प्यारे अभ्यर्थियों। सनबर्स्ट की बात करें तो सनबर्स्ट प्यारे अभ्यर्थियों आपका एक ट्रोजन वायरस है जो कि एक विशेष प्रकार का मेलवेयर है जो पीसी पर साइन इन होता है, लेकिन एक मतलब एप्लीकेशन के रूप में मतलब कि किया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों, और ये छिपा भी रहता है एक एप्लीकेशन के रूप में। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो पीसी के लिए, और जो पीसी होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, इनके लिए ये खतरनाक साबित हो जाते हैं कभी कभी जो आपके मतलब वायरसेस हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ट्रोजन वायरस का मतलब सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस का, तो सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस था प्यारे अभ्यर्थियों जो कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म्स पे डाला गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगले प्रश्न में है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। तो पृथ्वी की अगर हम सबसे बड़े सुपर कॉन्टिनेंट की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जैसे कि थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन भरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, क्योंकि देखिए ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे गोंडवाना लैंड भी था और आपका पेंजिया भी था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो सबसे बड़ा सुपर मतलब की कॉन्टिनेंट है, जो सबसे बड़ा आपका सुपर कॉन्टिनेंट है प्यारे अभ्यर्थियों, तो वो तो आपका पेंजिया ही है। तो पेंजिया इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो पेंजिया इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्यारे अभ्यर्थियों हमेशा याद रखिएगा कि पेंजिया ये जो घटना हुई थी तो इसमें 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया विभाजित हुआ था। और ये पेंजिया जो विभाजित हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों तो ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो भागों में क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित हुआ था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो गोंडवाना लैंड सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट नहीं है, पेंजिया आपका सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट है, क्योंकि पेंजिया से गोंडवाना लैंड बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? और बाद में कुल मिलाकर के फिर आपको पता है कि बाद में गोंडवाना लैंड अन्य सभी महाद्वीपों में आपस में टूटा और जिनका क्रम आज भी जारी है क्रमागत तरीके से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो ऋण प्रदान करने के मामले में प्यारे अभ्यर्थियों दो ही हैं, एक आपका IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और दूसरा है प्यारे अभ्यर्थियों आपका वर्ल्ड बैंक। और यहाँ पे बात करें कि विकासशील देशों और मतलब कि निर्धन देशों को जो ऋण प्रदान करता है प्यारे अभ्यर्थियों वो है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है प्यारे अभ्यर्थियों, विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, जबकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है प्यारे अभ्यर्थियों ये इस संसाधनों का प्रयोग धनी देशों मतलब निर्धन देशों के साथ साथ जो धनी देश हैं तो धनी देश भी इनके संसाधन का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो IMF जो है तो ये मॉनेटरी फंड है प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये मॉनिटरिंग करता है साथ साथ, और जो धनी देश हैं तो वो IMF से लेते हैं, और जो निर्धन और विकासशील देश हैं वो आपके वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों में मानव अधिकार को किस अवधारणा से दर्शाया गया है। और वेदों में मानव अधिकार को दर्शाया गया है प्यारे अभ्यर्थियों समानता की अवधारणा से।
वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा के साथ मतलब कुल मिलाकर के शो किया गया है, दर्शाया गया है। क्योंकि वेदों में हम देखते हैं कि वेदों में समानता मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में समानता नहीं है। समानता वर्तमान में है, कहीं कहीं समानता है, लेकिन वेदों में जो मानव अधिकार को लेकर के था वो मानव अधिकार को समानता के साथ देखा गया। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो अब वेदों में देख लीजिए आप, स्त्री भी आभूषण पहनती थी, पुरुष भी आभूषण पहनता था। स्त्री कानों में कुंडल पहनती थी, पुरुष भी कुंडल पहनता था, तो समानता थी। स्त्रियां भी पर्दा प्रथा चूंकि नहीं थी उस समय, स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के बाहर निकलती थी, काम करती थी, साथ में अध्ययन भी किया। कई ऐसे गार्गी अपाला, लोपामुद्रा जैसी ऐसी बहुत सारी मतलब कि विदुषी महिलाएं थी प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे मतलब कि धुरंधरों से शास्त्रार्थ भी किया है। ऐसा वेदों में प्रमाण मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम कह सकते हैं कि वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा के साथ दर्शाया गया है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो सही उत्तर होगा इसका 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें तो विश्व कला दिवस यानी ललित कला के मतलब ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है प्यारे विद्यार्थियों, जिसे दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कला संघ द्वारा इसको चालू किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था। और प्रत्येक वर्ष हम 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों। बात करें तो ये आपके भाग 18 में शामिल किया गया था, भाग 18 में है, जो कि भाग 18 आपके आपातकालीन उपबंधों को दर्शाता है प्यारे विद्यार्थियों। इमरजेंसिकल जो प्रोविज़न है प्यारे विद्यार्थियों इसको दर्शाता है भाग 18 में। भाग 18 में मिलेगा आपको आर्टिकल 352 और 352 है, ये आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न है कि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति द्वारा इनके उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया प्यारे विद्यार्थियों, जिसे हम स्टैंड अप इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम स्टैंड अप इंडिया के नाम से जानते हैं। इस स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम को 5 अप्रैल 2016 में प्रारंभ किया गया था भारत सरकार द्वारा। और ये कुल मिला के प्यारे विद्यार्थियों अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है, तथा महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका स्टैंड अप इंडिया जो है, ये आपका स्टैंड अप इंडिया प्यारे विद्यार्थियों स्टार्टअप इंडिया जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। और आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी और इन्होंने संगम वंश की सबसे पहले नींव रखी थी। बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का एक संगम देखने को मिलता है, संगम वंश, तुलु वंश, इसके बाद है आपका संगम वंश, सालू वंश। ठीक है, देखिए संगम वंश, इसके बाद है आपका सालू वंश, इसके बाद है आपका तुलु वंश और इसके बाद आता है आपका आराविडु वंश। ठीक है, आरविडु वंश। ठीक है, तो कुल मिला के प्यारे विद्यार्थियों ये 4 प्रकार के मतलब आपको वंश देखने को मिलेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि मेगा शहर कौन से होते हैं जिनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो जो मेगा सिटीज़ हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तय किया गया था कि जो मेगा शहर हैं उनको मेगा शहर की मान्यता तब दी जाएगी जब उनकी जनसंख्या 10 मिलियन हो। ठीक है, 10 मिलियन से अधिक अगर जनसंख्या वाले मतलब क्षेत्र हैं उन्हें हम मेगा सिटी के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्यारे विद्यार्थियों जो कि फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्यारे विद्यार्थियों मतलब कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो सीरीज़ है ये किसके द्वारा लिखी गई थी प्यारे विद्यार्थियों। तो C.S. लुइस।
C.S. लुईस है प्यारे अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा इसको लिखा गया था। अब कहता है कि जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है। तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, जन्म या अप्रवासन हो मतलब जन्म हुआ, अप्रवास हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु, जैसी जन्म वैसे मृत्यु, मतलब 10 जन्म ले रहे हैं 10 मर भी रहे हैं प्यारे अभ्यर्थियों, इसे कहते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि। इसे कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों शून्य जनसंख्या वृद्धि। और शून्य जनसंख्या वृद्धि का सीधा सा अर्थ होता है प्यारे अभ्यर्थियों कि जब औसत मृत्यु दर और जन्म दर समान हो तो उस स्थिति को शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न पर देखो, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC का उद्देश्य क्या है। जैसा नाम वैसा काम। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC का उद्देश्य क्या है प्यारे अभ्यर्थियों। तो इसका उद्देश्य है प्यारे अभ्यर्थियों तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों ITEC की स्थापना 15 सितंबर 1964 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। 15 सितंबर 1964 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, ITES। अगले नंबर पर आते हैं, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की कितनी संख्या है। तो भारत के GST मॉडल में जो संरचनाएं हैं उनमें 4 स्ट्रक्चर हैं, यानी 4 संरचनाएं हैं प्यारे अभ्यर्थियों। 5%, 12%, 18% और 28%, यानी भारत की जो GST है ये 4 स्तरीय संरचना वाली GST है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, और इसी के साथ में बात करें तो एक टैक्स स्लैब 0% की भी है। अब चूंकि 0 है इसलिए उसे काउंट नहीं करते। अब कह रहा है WTO के महानिदेशक कौन है। WTO के जो महानिदेशक है प्यारे अभ्यर्थियों, WTO है क्या। तो WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी जो मुख्यालय है प्यारे अभ्यर्थियों ये आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो नुगोजी मोकोंजो इवेला ये प्यारे अभ्यर्थियों आपके WTO के महानिदेशक हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई थी पूछ रहा है प्यारे अभ्यर्थियों। तो मारियो पुजो प्यारे अभ्यर्थियों एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने क्या किया था, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर क्रिएट की थी। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों, पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर प्यारे अभ्यर्थियों आपके पहचानों में से एक आपका सबसे अच्छी पहचान पैन, जिसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होना चाहिए। तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होना चाहिए प्यारे अभ्यर्थियों आपका सूर्य जो है तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास में है। और भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार केवल और केवल प्यारे अभ्यर्थियों राष्ट्रपति को है। अगले प्रश्न पर आते हैं, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक किसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। और इस सही उत्तर की बात करें तो इसका एक नया फीचर से प्यारे अभ्यर्थियों जिसे हम अगोरा पल्स के नाम से जानते हैं। इसे हम अगोरा पल्स के नाम से जानते हैं। तो फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक अगोरा पल्स के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक प्रमुख टूल से प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, बांग्लादेश की राजधानी क्या। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका प्यारे अभ्यर्थियों। बांग्लादेश की अगर मुद्रा देखें तो बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टका कहलाती है, यानी टका के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष प्यारे अभ्यर्थियों 5 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि वैश्विक जनता की समझ को और ज़्यादा गहरा करने में ये भूमिका निभाता है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ जनता के बीच शांति बढ़ाने और जो सशस्त्र संघर्ष होते रहते हैं इन सशस्त्र संघर्षों को रोकने के लिए इसे हम मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। प्रत्येक वर्ष 5 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली थी प्यारे अभ्यर्थियों। और इसका सही उत्तर होगा कैपेगौड़ा हवाई अड्डा। कैपेगौड़ा हवाई अड्डा प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो बेंगलोर में स्थित है। और कैपेगौड़ा हवाई अड्डा को प्यारे अभ्यर्थियों यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली थी। क्लियर है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन रॉन्ग्स के पुस्तक के लेखक के, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके लेखक हैं वी.आर. कृष्ण अय्यर। वी.आर. कृष्ण अय्यर ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन का संरक्षण करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो इसका सही उत्तर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपके चारों ऑप्शंस में से एक होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तो ये एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता था प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के रूप में लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और उनके खपत को नियंत्रित करता है। प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो भारत भी इसमें शामिल है, और भारत के साथ साथ इसमें प्यारे विद्यार्थियों कम से कम 200 देश अन्य भी शामिल है इसमें। और ये है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिसमें ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन का संरक्षण करता है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न कहता है प्यारे विद्यार्थियों की दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान प्यारे विद्यार्थियों कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सभी ने पढ़ रखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत काल प्रारंभ होता है 1206 से, और सबसे पहला जो है तो उसमें शासक बनकर के बैठता है, राजगद्दी संभालता है प्यारे विद्यार्थियों कुतुबुद्दीन ऐबक। हम ये नहीं कह सकते कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अगर कभी प्रश्न पूछे कि कौन सा शासक था, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो प्यारे विद्यार्थियों इल्तुतमिश इसका सही उत्तर माना जाएगा। यानी कि इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपने आप को गुलाम ही माना था। ठीक है, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेकर के 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, चौगान खेलते समय। अगले प्रश्न पर आते हैं, कहते हैं नाइट्रोजन की खोज किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों? तो नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड साहब ने। डैनियल रदरफोर्ड साहब ने 1772 ईस्वी में आपके नाइट्रोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का सामान्य पोर्टल कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तो जीएसटी पर जाने के लिए आप जीएसटी की जो है तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो है तो सर्च करना पड़ेगा www.gst.gov.in। www.gst.gov.in पर आप क्या कर सकते हैं? लॉग ऑन कर सकते हैं। बात करें प्यारे विद्यार्थियों ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। कई सारी क्लासों में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि भारत की जो पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है उसे हम नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियाँ कहते हैं। नीलगिरी पर्वत के पहाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा भाग आपके केरल, तमिलनाडु और बेंगलोर जैसे क्षेत्रों में भी पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है ब्लू माउंटेन, जिसे नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है प्यारे विद्यार्थियों? तो व्यापार घाटे से अभिप्राय ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। यानी जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो उसे हम व्यापारिक घाटा कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कुश्ती का नाम क्या है? जहां कुश्तीबाज अखाड़े में अभ्यास करते हैं उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों पहलवानी या कुश्ती। उसे पहलवानी या कुश्ती के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने रेत और धूल तूफान, कृषि में समन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी प्यारे विद्यार्थियों? और सही उत्तर होगा आपका FAO। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। बात करें प्यारे विद्यार्थियों इसके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। बात करें तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके क्यू डोंगफू आपके जो है तो FAO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था कि रेत और धूल तूफान, कृषि में समन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों की पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किसे प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है प्यारे विद्यार्थियों ये काफ़ी हद तक वायुमंडलीय धूल कणों से प्रभावित होता है।
ठीक है, ये पृथ्वी के धूल कणों से प्रभावित होता है प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करें एल्बिडो क्या होता है, तो एल्बिडो की बात करें तो पृथ्वी की सतह से बाहरी वायुमंडल में सौर ऊर्जा का जो परावर्तन होता है इसे हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं, ये एल्बिडो कहलाता है। क्लियर हो गया प्यारे विद्यार्थियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों की डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। तो डीएनए की जो संरचना है, तो डीएनए की संरचना की खोज आपके जेम्स वाटसन महोदय और क्रिक महोदय ने मिलकर के की थी 1953 में। और 1953 में इसकी खोज करने के लिए डीएनए की संरचना का एक मॉडल तैयार करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों 1953 में वाटसन महोदय को क्या किया गया था, वाटसन और क्रिक को क्या किया गया था, चिकित्सा के जगत का एक अच्छा सा नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था प्यारे विद्यार्थियों। तो सभी बैंकों ने किया था, तो उसके साथ साथ बात करें तो आरबीआई ने प्रमुख तरीके से किया था। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, भारत में विमुद्रीकरण का डेमोन्स्ट्राइजेशन का क्या किया था, समर्थन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं और कहता है कि किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल होता है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने इसमें हैकिंग लगाया होगा तो गलत हो सकता है। किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को चीट करना एक शामिल है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों कहलाता है आपका फिशिंग। इसे फिशिंग के नाम से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगले नंबर पर आते हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्यारे विद्यार्थियों आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों उनकी महान कृति गीतांजलि को पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अब बात करें आज की अंतिम प्रश्न की कि जर्मनी की राजधानी क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। और बात करेंगे जर्मनी में वर्तमान में जो चांसलर हैं यानी जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल। क्लियर हुआ प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था हमारा आज का जीके का डिस्कशन। अब 24 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है, 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का जो डिस्कशन है वो लेकर के आते हैं आपके सामने कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।